बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर गांव में राधा अपनी सौतेली बहन सीमा और अपनी मां कांता के साथ रहती थी। दोनों बहन के रंग रूप और स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सीमा जहां बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, उसका रंग दूध की तरह सफेद था। सुनहरे लंबे बाल, आंखें नीली नीली, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वहीं दूसरी तरफ राधा, उसका रंग सांवला था। चेहरे पर थोड़े थोड़े निशान थे, जिसकी वजह से बेचारी राधा को लोगों की खरी खोटी सुनने को मिलती थी। राधा और सीमा बाजार से सामान खरीदने जा रही थी। तभी राधा सीमा से कहती है, देखो आज का नजारा कितना सुंदर है। तभी सीमा कहती है, नहीं, मेरी सुंदरता के सामने नजारा ज्यादा सुंदर नहीं है। मेरे सामने नजारा फीका पड़ रहा है। मुझसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं हो सकता। समझ गई काली कुटी? इस तरह सीमा को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसे अपने आगे कोई भी चीज सुंदर नहीं लगती थी। कुछ समय बाद राधा और सीमा सब्जी की दुकान पर पहुंच जाती है। वहां खड़ी औरतें राधा और सीमा को देख बातें करने लग जाती है। तभी उनमें से एक औरत कहती है, देखो देखो गोपी बहन, दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक पूर्णिमा की रात तो दूसरी अमावस की रात। अरे जैसे हंस के साथ कौवा चल रहा है। इस काली कुटी की पता नहीं शादी भी कैसे होगी। अगर कोई शादी करके गलती से भी ले गया तो बेचारे के घर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सीमा को अपनी कोई भी बहू बनाकर ले जाएगा तो उसकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। सीमा से तो चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाएगी। क्यों गोपी बहन, मैंने सही कहा ना? ऐसा कहकर वहां खड़ी सारी औरतें राधा का बहुत मजाक उड़ाती है। तभी रोते हुए राधा घर आ जाती है और राधा के पीछे पीछे सीमा भी घर आ जाती है। और घर आकर सीमा अपनी माँ से कहती है, मम्मी अब मैं इस काली कुटी के साथ बाहर सब्जियां लेने कभी नहीं जाऊंगी। हम दोनों को देखकर सभी कहते हैं, हम दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। और वह लोग कहते भी तो सही हैं। मुझे देखो, मैं दूध की तरह सफेद और यह कहाँ कोयले की तरह काली। अब मैं इसके साथ बाहर नहीं जाऊंगी। मेरी बहुत बेइज्जती होती है माँ। तभी राधा बोलती है, सीमा इन सब में तुम्हारी बेइज्जती कहाँ हो रही है। वह सब औरतें तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तुम्हारी सुंदरता के चार चांद लगा रही थी। वह सब तो मुझे ही भला बुरा कर रही थी ना। मुझे काली कुटी बता रही थी, मुझे चांद में ग्रहण बता रही थी। बेइज्जती तो मेरी हो रही थी ना। सीमा तुम जानती हो, जब वह औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, सुंदरता ही सब कुछ होती है। उन लोगों को ऐसे कहने से मेरा आत्मविश्वास कम होता है। लेकिन तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारा किसी ने तुम्हारे रंग रूप को लेकर किसी ने मजाक नहीं उड़ाया है ना। क्योंकि तुम तो सुंदर हो ना। सब लोगों को सुंदर लोग ही पसंद आते हैं। फिर सीमा बोलती है, हाँ सुंदरता ही सब कुछ होती है। वैसे बदसूरत लोग किसे पसंद आते हैं? तभी वहीं बैठी उसकी माँ कांता कहती है, नहीं सीमा, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है। और मैं जानती हूँ कि राधा का दिल बहुत सुंदर, वह हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। अरे तुम दोनों के बात करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई, आज शाम को समारोह में जाना है। दोनों समय से तैयार रहना, ठीक है? ऐसा कहकर कांता वहां से चली जाती है। शाम हो जाने के बाद राधा और सीमा तैयार हो रही थी। तभी सीमा राधा से हंसते हुए कहती है, काली कुटी, तू एक बार अपने आप को आईने में तो देख। तू कितनी बदसूरत लग रही है। यह देख, ग्राउंड मेरे ऊपर कितना सुंदर लग रहा है। मैंने तो इस ग्राउंड की सुंदरता ही बढ़ा दी है और तूने इसकी सुंदरता खराब कर दी। सुन काली कुटी, मैं तुझे फ्री में एक सलाह सुझाव देना चाहती हूँ। अगर तू चाहती है कि समारोह में तेरी कोई मजाक न उड़ाए, मेरी और माँ की बेइज्जती ना हो, तो समारोह में जाना छोड़ दे। तुम जैसे लोगों के लिए समारोह नहीं होते। समारोह तो सिर्फ हम जैसे सुंदर लोगों के लिए होते हैं। राधा कहती है, शायद तुम ठीक कह रही हो। समारोह में जाने से मैं तुम्हारी और माँ की बेइज्जती होगी। ठीक है, मैं समारोह में नहीं जाती, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। माँ से कह देना मैं अपने दोस्तों के पास गई हूँ। राधा के इतना कहे ही सीमा बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अच्छा ही हुआ, राधा समारोह में नहीं जा रही।
वहीं दूसरी तरफ राधा जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोने लगती है और कहने लगती है, मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या बदसूरत लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता? लोग उन्हें उनकी जिंदगी में खुश क्यों नहीं रहने देते? आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता है यह कहते हुए कि तुम बदसूरत हो, कि तुम कहीं जाने के लायक ही नहीं हो? क्या उन्हें जीने का कोई हक नहीं है? ऐसा कहकर राधा बहुत रो रही थी। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह राधा से कहती है, बेटी तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत के कहने पर राधा अपनी सारी परेशानी बता देती है। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, लगता है बेटी तुम बहुत परेशान हो, इसलिए तुम इस जंगल में सीधी चलती चली जाना और जंगल के आखिरी में तुम्हें एक जादुई आईना मिलेगा। बस एक बार तुम उस आईने को देख लेना, उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर राधा उस जंगल की ओर चल पड़ती है और कुछ देर चलने के बाद देखती है कि एक लोमड़ी एक बड़े से पत्थर के नीचे दबी हुई है। तभी राधा कहती है, अरे मेरी प्यारी लोमड़ी, इस पत्थर की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। इतना कहते राधा उस पत्थर को लोमड़ी से हटा देती। फिर लोमड़ी राधा से कहती है, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने बिना स्वार्थ के मेरी मदद की, अब तुम आगे चलती जाओ, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। राधा लोमड़ी की मदद करने के बाद कुछ दूर और चलती है तो वह देखती है कि एक गिलहरी बहुत गंभीर हालत में जख्मी पड़ी है और उसके चारों तरफ मक्खियां भिन भिना आ रही है। तभी राधा उस गिलहरी के पास आती है और उस गिलहरी से कहती है, अरे तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी हो, इस जंगल में जड़ी बूटियां लाकर तुम्हारे जख्मों पर लगानी होगी, वरना तुम इस जख्म की वजह से मर भी सकते हो। रुको, मैं अभी इस जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर राधा इस जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आती है और उस जख्मी गिलहरी के जख्मों पर लगा देती है। तभी वह गिलहरी राधा से कहता है, राधा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारा दिल एक शीशे की तरह साफ है, तुमने मुझे जख्मी देखा और तुरंत मेरी मदद करी, तुम आगे चलते जाओ, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। राधा उस गिलहरी की मदद करके थोड़ी दूर और आगे चलती है। तभी राधा देखती है कि एक पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ है और उसके आसपास बहुत गंदगी भी है। राधा कहती है, अरे इस पेड़ के आसपास कितनी गंदगी है और यह सूख भी रहा है, लगता है इसे पानी की जरूरत है, मुझे नदी से पानी लेकर आना होगा और इसे पिलाना होगा। इतना कहकर राधा उस पेड़ के आसपास की सफाई करती है। उसके बाद नदी से एक मटका पानी भरकर लाती है और उस पेड़ को दे देती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, राधा तुम बहुत अच्छी हो, मैं कब से प्यासा था, तुमने मेरी मदद की, तुमने मुझे पानी पिलाया और मेरे आसपास की सफाई भी की, सच में तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम थोड़ी दूर आगे जाओ, वहां तुम्हें एक जादुई आईना मिलेगा, एक बार तुम उसके अंदर खुद को देखना और इस जादुई आईने से 3 बार यह कहना कि हे जादुई आईने, मुझे तू अपने अंदर बुला और मेरा मन किस वजह से अशांत है वह चीज देखकर मेरा मन शांत कर। तभी उसे वहां एक बहुत बड़ा जादुई आईना मिलता है और उस जादुई आईना के पास जाकर राधा उसे कहती है, हे जादुई आईना, मुझे तू अपने अंदर बुला और जिससे मेरा मन अशांत है वह चीज देखकर मेरा मन शांत कर। राधा इस तरह उस जादुई आईना से 3 बार कहती है। तभी वह जादुई आईना के अंदर चली जाती है। फिर जब वह जादुई आईना से बाहर आती है तो राधा को खुद पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, ऐसा मानो जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। तभी राधा जादुई आईना को धन्यवाद करती है और राधा खुशी खुशी उसी समारोह में चली जाती है जहाँ पर सीमा और उसकी माँ थी। राधा की सुंदरता देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी सीमा राधा से कहती है, तू तो इतनी बदसूरत थी ना, फिर इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो गई? सीमा के पूछे पर राधा उसे सब बता देती है कि उसे यह सुंदरता जादुई आईने से मिली। तभी सीमा मन ही मन सोचती है, यह बदसूरत लड़की जब जादुई आईने से इतनी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है तो मैं तो कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, मैं तो और भी ज्यादा सुंदर हो पाऊंगी। मुझे तुरंत उस जगह पर जाना होगा
और जादुई आईना देखकर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना होगा। ऐसा सोचकर सीमा उस जंगल में जाकर उस पेड़ के नीचे बैठकर झूठ-मूठ का रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है, बेटी तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में आकर क्यों रो रही हो? तभी सीमा उस बूढ़ी औरत को बताती है कि वह राधा की बहन है। वो उस जादुई आईने से राधा से भी ज्यादा खूबसूरत होना चाहती है। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटी तुम उस जादुई आईने के पास क्यों जाना चाहती हो? तुम्हारे अंदर तो कोई कमी नहीं है, तुम तो बहुत सुंदर हो। फिर वह कहती है, नहीं, राधा मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती, मुझे उससे ज्यादा सुंदर होना है। आपने उसे भी तो जादुई आईने के पास भेजा था, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? सीमा के बार बार कहने पर बूढ़ी औरत ने सीमा को जंगल में जाने की अनुमति दे देती है। सीमा जैसे ही जंगल के अंदर जाती है, सीमा को भी सबसे पहले जंगल में लोमड़ी मिलती है, जो मुसीबत में थी। तभी लोमड़ी बोलती है, सुनो लड़की, यह पत्थर मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, कृपया करके इसे मेरे ऊपर से हटा दो। मैं मुसीबत में हूँ, कृपया करके मेरी मदद करो। फिर सीमा कहती है, बेवकूफ लोमड़ी, मैं क्या तुझे तेरी नौकरानी नजर आ रही हूँ जो मैं तेरी मदद करूंगी? यहाँ पर मैं सुंदर होने आई हूँ, किसी की मदद करने नहीं। इतना कहकर सीमा मुंह बनाकर आगे बढ़ती है और उसके बाद रास्ते में उस एक जख्मी गिलहरी मिलती है। सीमा उसकी भी मदद नहीं करती और उसके बाद सूखा पेड़ मिलता है। सीमा उसकी भी मदद नहीं करती और वह जादुई आईने के पास चली जाती है। आईने से 3 बार वही कहती है जो राधा कहती है। सीमा भी राधा की तरह उस जादुई आईने के अंदर चली जाती है, पर वह जैसे ही बाहर आती है तो वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत होती है। रंग उसका बिल्कुल काला, चेहरे पर बहुत सारे निशान, बाल छोटे छोटे। यह देखकर सीमा बहुत रोती है और जादुई आईने से कहती है, जादुई आईना तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरी काली कूटी बहन को तो इतना सुंदर बना दिया और मैं तो इतनी सुंदर थी, तो तुमने मुझे इतना बदसूरत क्यों बना दिया? तुम तो बहुत धोखेबाज हो। तभी उस जादुई आईने से आवाज आती है, सीमा ये जादुई आईना बस उन लोगों की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, जिनका दिल शीशे की तरह साफ होता है। तुम्हारी बहन को सुंदरता इसलिए मिली क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करती है। तुम तो कभी किसी की मदद नहीं करती। जंगल में भी तुमने किसी की मदद नहीं करी, बल्कि तुम यहाँ अपनी बहन से ज्यादा सुंदर बनने के लिए आई थी। सब कुछ तुम्हारा घमंड और लालच की वजह से हुआ है। वह अब तुम हमेशा ऐसी बदसूरत रहोगी। तुम्हें तुम्हारे घमंड और लालच की सजा मिली है। जादुई आईना की बातें सुनकर सीमा को अपने किए पर पछतावा होता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधा अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक